हेल्पर इज बैक इन। आइए मित्रों, देखते हैं पेपर 2 6 to 8 7 जनवरी 2022 के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी हिस्सों में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में, यानी कि ऊपर से शरीर के सर से, फिर मस्तिष्क से, माथे से शरीर के विभिन्न हिस्सों में नीचे दिशा में, बाकी हिस्सों में। तो ये है सिफिलोकॉर्डल। क्या? सिफिलोकॉर्डल का सिद्धांत, अर्थात ऊपर से नीचे, बोले तो सिर से पूंछ की दिशा में, ऊर्ध्वगामी, शीर्षगामी दिशा, जिसे मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं। पहले बच्चे का माथा सबसे ज्यादा विकसित होता है, फिर शरीर, धड़, अन्य दिशा, सिफिलोकॉर्डल। यदि प्रॉक्सिमोडिस्टल होता तो कहा जाता केंद्र से बाह्य दिशा में, यानी सेंटर टू पेरिफेरल, सेंटर टू आउटवर्ड्स। यहाँ हमारा उत्तर 1 नंबर। क्या कहता है? हेड एंड अपर बॉडी पार्ट्स एंड देन प्रोसीड्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो बाकी बच गया, बाकी क्या बच गया? निचला वाला हिस्सा। तो 1 नंबर। कहता है एसरसन, कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गलत मानकर गुप्त रखा जाता है, शर्म की दृष्टि से देखा जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है ना। बहुत सारे लोग जो है जश्न मनाते हैं, बहुत सारे राज्यों में, कि बच्ची अब समाज सयानी हो गई है, तरह तरह की बातें, जश्न मनाया जाता है। यह देवी का रूप हो गई है, जश्न मनाते हैं। और बहुत जगह इसे शर्म की दृष्टि से मानकर गुप्त रखा जाता है। सही कथन है। विभिन्न संस्कृति संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं, यानी अनुभव या विचारधारा। अनुभव को क्या कहिए? विचारधारा। तो विचारधारा अलग अलग होती है, सही बात है। और किससे? विभिन्न संस्कृति से। ये देखिए ऊपर में संस्कृति, तो संस्कृति से संस्कृति मैच किया, तो यह तो सही है। और ए यानी आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। एब्सोल्युटली राइट, 1 नंबर। सामाजिक सांस्कृतिक कहता है आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, तो दोनों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है ना विकास। कौन सा प्रभावित होता है? केवल संज्ञान, केवल सामाजिकता, दोनों, सामाजिक और संज्ञानात्मक दोनों, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो बड़ा विकल्प चुनिए ना आप। बड़ा विकल्प क्या है? डी। पी फिजिकल, सी कॉग्निटिव, मेंटल, इमोशनल, सोशियल, लिंग्विस्टिक विकास। तो हर प्रकार की। तो ज्यादा दमदार कौन? डी नंबर। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, गलत है, लेकिन ये संकुचित वाला अर्थ ले रहा है, और व्यापकता वाले में सबसे ज्यादा व्यापक डी नंबर। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, तो सारी गतिविधि हो जाएगी ना। 4 नंबर। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। क्या? परिवार क्या है ना, प्राथमिक संस्था है। पड़ोस भी प्राथमिक है। अच्छा, द्वितीयक समाजीकरण का धर्म, स्कूल, ये सब क्या होते हैं? द्वितीयक होते हैं, धर्म, स्कूल वगैरह। तो देखें, अच्छा, उस किताबों से बच्चा बाद में जुड़ता है ना, और किताब में एक नियम, कायदे, कानून होता है, तो किताबों को यहाँ पर आप द्वितीयक में ले लीजिए और प्राथमिक में परिवार को भर लीजिए। क्यों? ये देखिए, ये पड़ोस पड़ोस दोनों प्राथमिक है, गलत। स्कूल और धर्म दोनों द्वितीयक है, गलत। स्कूल द्वितीयक है, और समकक्षी यानी उसके दोस्त, मुहिम, पियर्स, तो ये भी तो स्कूल में मिलेंगे। तो कहना है कि स्कूल प्राथमिक थोड़े होगा, इसलिए डी गलत हुआ। बी नंबर उत्तर। नियम, धर्म, नीति, कायदे, कानून से जो चलेगा वो द्वितीयक, जिसके संपर्क में बच्चा बाद में आएगा। तो किताबें द्वितीयक में, और शुरुआती दौर में बच्चा परिवार के सानिध्य में रहता है। बी नंबर। प्याजी के अनुसार शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गुण वाला क्या है? तो देखें, पहला है
अनम्यता और निरंकुशता बताइए। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली का हनन, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, तानाशाही शासन, निरंकुश वातावरण। प्रजातांत्रिक वातावरण सही होता है। अधिकारिता और कठोरता, कठोरता यार सरलता होनी चाहिए, तभी तो बाल केंद्रित कहेंगे आप। प्रभुत्व किसका? शिक्षक का प्रभुत्व, शिक्षक के बारे में पूछ रहा है ना, महत्वपूर्ण। और निर्देश तो प्रभुत्व नहीं साहब, बच्चों का प्रभुत्व रहना चाहिए, तभी तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली होगी। लचीलापन यानी सरलता, जटिलता, सौम्यता, हर प्रकार की गतिविधि, फ्लेक्सिबिलिटी सही है। गतिशीलता यानी शिक्षक गतिशील हो, सक्रिय हो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको बताए, समझाए, कॉन्सेप्ट का निर्माण करवाए, सही 4 नंबर। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्ची यह तर्क कर पाती है? क्या तर्क कर पाती है? कि सभी टॉफी मीठी होती हैं, यह कैंडी एक टॉफी है, इसीलिए यह कैंडी मीठी है। तो बच्चे तर्क करना प्रारंभ कर देते हैं मूर्त वस्तुओं को देख करके, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सी नंबर। वही 7 से 11 वर्ष की उम्र। यहाँ देखिए ना, बच्ची ये तर्क कर पाती है, टॉफी मीठी है, सभी टॉफी, यह एक टॉफी है। तो बच्चा मूर्त वस्तु को देख रहा है ना, तो मूर्त संक्रियात्मक, और यहाँ पर तार्किकता प्रारंभ हो जाती है, तर्क कर सकता है। और पूरी तरह तार्किकता जो विकसित हो जाती है वो अमूर्त में, लेकिन यहाँ मूर्त वस्तु भी तो दिया है। किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण, ले वाइगोत्स्की ने। सांस्कृतिक उपकरण किसके साथ जाना है? सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, कैलकुलेटर, किताबें, माता पिता, सब तो परिवार के अंग हैं, और बच्चे अंतःक्रिया करके इनसे सीखते हैं। लेगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखना क्या महत्वपूर्ण है? इनाम नहीं साहब, अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है, सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें भला कोई दिक्कत है क्या? एक प्रगतिशील कक्षा में प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहा जा रहा है। तो प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की भागीदारी न्यूनतम, यार पार्टिसिपेटिंग, साझा करना एक दूसरे से ज्ञान का, अधिकतम ना होना चाहिए, न्यूनतम होगा तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली के गाल पर करारा तमाचा है ना, हनन है ना। बच्चे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं, रट्टाफिकेशन गलत। व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं, व्यक्तिगत में भी और समूह में भी। बच्चा खुद से भी लर्निंग करता है, जैसे कि पाठ निर्माण, ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग, उसमें बच्चा खुद से भी क्रिया करता है, और समूह में यानी दूसरों के माध्यम से भी सीखता है। बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट का मतलब क्या? कि लिखित जांच परीक्षा, जबकि आप जानते हैं मूल्यांकन के विभिन्न विभिन्न पक्ष होने चाहिए। वर्बली इंटरव्यू भी होना चाहिए, वर्कशॉप टेस्ट, प्रोजेक्ट गतिविधि, खेल कूद में भी नंबर वगैरह दिया जाना चाहिए, केवल लिखित परीक्षा पेपर पेंसिल टेस्ट में नहीं। तो गलत, एकमात्र सी उत्तर सही। तभी तो बच्चे की प्रगति होगी और कहेंगे कि वाकई में चहुमुखी विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पा रहा है, यानी प्रगतिशील कक्षा का वातावरण बन रहा है। 10 नंबर, एक नंबर, गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिका में गैर अनुरूपता यानी रूढ़िवादिता नहीं है। पुरुष और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है, सही विकल्प। गैर रूढ़िवादी, गैर अनुरूपता बोले तो नन कन्फॉर्मिस्ट, नन स्टीरियोटाइप। तो नन स्टीरियोटाइप, गैर रूढ़िवादिता, गैर असमानता सही होगा। समझिए ना, थोड़ा सा इसको नचाइए ना मस्तिष्क में। गैर परंपरावादी भूमिका, परंपरागत यदि चल रहा है, रूढ़िवादी चल रहा है, अनुरूपतावादी चल रहा है, तो मतलब पूर्वाग्रह कर रहा है, लिंग पूर्वाग्रह। यहाँ कह रहा है गैर अनुरूपता, तो ये सही हो गया। भूमिका में पुरुष और महिला का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी अपने प्रति छवि बनाने में मददगार साबित होता है कि मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैं गृह विज्ञान के साथ साथ साइंस भी पढ़ सकती हूँ। जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। कहता है जन्म के समय जैविक रूप से निर्धारण हो सकता है, हो जाता है, गलत हो गया। आप ये मत समझिए
कि बायोलॉजिकल रूप में डिटरमाइंड होता है। जेंडर कौन निर्धारित करता है? सामाजिक सत्ता, यानी समाज की संरचना, समाज की पहनाई गई बेड़ियां कि अरे 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 अरे, लड़की पैदा हो गई, बेटी का बिहो करना पड़ेगा, तिलक दहेज है, मुन्ना के पाप मुन्नी के पापा जमा करके रखिए तिलक दहेज। ये बेटी जींस पहन के निकल गई हो, नहीं 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 नहीं। तो समाज ही तो लागू करता है जेंडर को। सामाजिक संरचना, सामाजिक सत्ता कहता है जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। आप बायोलॉजिकल वो जन्म के समय लिंग निर्धारण वो ना समझें, क्योंकि समाज की भूमिका सीडीपी में देखना है कि समाज किस पर ज्यादा रूप में फोकस करता है, उसके अंगों का निर्माण वो नहीं देखना है कि जैविक बायोलॉजिकल। हम पेडागोजी क्यों पढ़ते हैं? समाज में बेहतर समाजीकरण वाले नागरिक बन सकें। तो सामाजिक सत्ता, हमारा समाज, एक बच्ची जन्म के समय क्या जानती है कि मेरा जेंडर फीमेल है, या लड़का क्या जानता है कि मैं मेल हूं? मेरे लिए ब्लैंक चेक वाला भाषा का प्रयोग होता है। लड़की जो है ना एकदम कहा जाए तो बाप का धन समेट करके ले जाने वाली कहा जाता है। जन्म के समय बच्ची को पता रहता है क्या? समाज ही ना हमारा कुसमायोजित समाज, ये संकुचित समाज, संकीर्ण समाज हमें तरह तरह की रूढ़िवादियों में जकड़ करके बताते रहता है। आपस में मम्मी पापा में बातचीत चलती है, देखिए ना बेटी अभी तक नहीं आई है, 6 बज गया है, बेटा 11 बजे तक बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सामाजिक सत्ता निर्धारण करती है, न कि जैविक रूप से निर्धारण। तो यह गलत और सी नंबर सही। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये सी नंबर। वीडियो को कृपया फिर से सुनिए, समझ जाएंगे। कई प्रश्न लिए गए हैं जिसमें आपने देखा होगा उत्तर के रूप में सामाजिक सत्ता। कारण क्या है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। निम्नलिखित में अपने अंतर्निहित सिद्धांत के साथ कोहलबर्ग की अवस्था को सही सुमेलित करना है। सही रूप में कौन सा मैच कर रहा है? कहता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो कानून और नियमों का लचीलापन, यानी कानून और नियमों में बदलाव। तो सामाजिक समझौता करके बदलते हैं ना हम। सही सुमेलित, सही। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अधिकार के डर और सजा। डर और सजा तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाले में आता है ना। यहाँ अच्छा लड़की अच्छी लड़की, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन में दूसरों के अनुमोदन के लिए, दूसरों को आदर्श मान करके वैसा कार्य करते हैं ताकि दूसरे हमें अच्छा कहें, स्वीकृति दें, अनुमोदन दें। यह गलत है, नॉट मैचिंग करेक्टफुल्ली। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, एहसानों का समान आदान प्रदान। समान आदान प्रदान, समान आदान प्रदान, एज इट इज, जैसे को तैसा। तुम मुझे एक क्रेयॉन दो, मैं भी तुम्हें एक क्रेयॉन दूंगी। तुम मेरा टिफिन खा लो, मैं भी तुम्हारा टिफिन खा लूंगी। ये तो सापेक्षतावादी सिद्धांत में जाता है, यानी कि पहले वाला का पहला चरण, पहले वाले का दूसरा चरण जो होता है, यानी पूर्व परंपरागत का उम्र 4 से 10 वर्ष। तो ये नहीं होगा। आदान प्रदान किस में होता है? इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन में, सापेक्षतावादी उन्मुखीकरण सिद्धांत में। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास, विवेक के स्व चुने हुए, विवेक के स्व, स्व निर्णय कॉन्सेंस किसमें लेते हैं? यूनिवर्सल एथिकल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। बताया है ना हमने, हमारा यूट्यूब भी है, उसको कृपया देखें। और हमने ऑफलाइन में तो सभी को बताया है दमदारी के साथ कि जहां स्व विवेक, स्व तार्किकता आ जाए, समझिए सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय संविदा अभिविन्यास होगा वो। यह भी गलत, एकमात्र सही ए। कानून वगैरह नियम वगैरह हम बदल देते हैं दूसरे की जरूरत के अनुसार, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार पूछा जा रहा है आपसे, तो बुद्धि क्या है? तो बहुबुद्धि, बहुत सारी सीखने की योग्यता।
क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। क्षमताओं का समूह, अब ए सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, और ये स्टेटमेंट भी दिया गया है हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, साहब अस्थायी नहीं, अस्थायी परिवर्तन, क्योंकि व्यवहार तो बदलते रहता है। और बुद्धि के विभिन्न योग्यताएं बताए हुए हैं हॉवर्ड गार्डनर ने, तो अस्थायी हुआ ना। अस्थायी कैसे होगा? अस्थायी तो बीने के साथ होगा जिन्होंने एक कारक सिद्धांत बताया, बुद्धि का एक कारक, वन फैक्टर थ्योरी, जिसे निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहा गया। उत्पाद, यही क्वेश्चन पूछता बीने के अनुसार, तो ये सही होता। उत्पादों के लिए, यानी कि ज्ञान का उत्पाद के लिए मूल उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता, मूल यानी निश्चित उत्तर, ओरिजिनल आंसर, तो बच्चा गलती भी तो कर सकता है। और अलग अलग बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अलग अलग उत्तर भी तो दे सकता है ना, तो गलत हुआ। किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया, साहब बहु प्रतिक्रिया होगी ना, अलग अलग बच्चे का अलग अलग मानसिक पैटर्न, मानसिकता, बुद्धि लब्धि अलग अलग, तो अलग अलग प्रतिक्रिया देंगे ना बच्चे। और हार्वर्ड गार्डनर में तो बहुबुद्धि है ना, गलत। तो एक नंबर सही। क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। क्षमताओं का एक समूह, समूह यानी कि बहुबुद्धिकता, बहुबुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण होता है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं। बुद्धि को केवल एक ही ज्ञान या एक ही क्षेत्र से न जोड़िए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। बुद्धि का तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने, उसको लागू करने की क्षमता से है। तो बुद्धि का क्या अभिप्राय है? तो अलग अलग प्रकार का एक ऐसा समूह जो किसी व्यक्ति की सीखने की, कोई पार्टिकुलर कोई व्यक्ति है तो उसकी बुद्धि एक विशेष प्रकार की, जैसे संगीतात्मक बुद्धि, गणितीय तार्किक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक अंतराव्यक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, यानी द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपके 3 विकल्प यूं भी गलत हैं, 1 नंबर उत्तर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दीजिए 2020, काफी प्रश्न आए हुए हैं हर सेट में। किसकी वकालत की गई है, किसकी तरफदारी की गई है? शिक्षार्थी का समग्र यानी चहुमुखी विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, सही। अनुभवात्मक, अनुभवों से, एक्सपीरियंस से जोड़ते हुए पढ़ाई, पठन पाठन करवाना। पाठ्य सामग्री में कटौती, पाठ्य सामग्री में कटौती बोले तो पाठ्य रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट, सामग्री में कटौती। अच्छा, मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषावाद तो सही ही है आपका, बहुभाषावाद बिल्कुल सही है। अब देखें, और हमारा यह जो बच गया तीसरा, यह भी सही होगा, क्योंकि कहा गया है नई शिक्षा नीति के द्वारा कि जो विशेष सामग्री है उन्हीं को अपनाइए, जो बच्चों को महत्वपूर्ण सोच के लिए अवसर देती है। पाठ्य सामग्री की मूल अनिवार्यता जो है उसको बढ़ाइए। रटंत विद्या वाले कुछ चैप्टरों को कम कर दीजिए, कटौती कर दी जाएगी। इसीलिए आपका सी 1 2 3 4 चारों सही होगा। पाठ्य सामग्री में कटौती, बढ़ावा नहीं। कई सारे विकल्प में आपने देखा होगा पाठ्य सामग्री बढ़ा देना। पाठ्य सामग्री की कटौती, कैसी कटौती? कि जो उनके प्री नॉलेज से, अनुभवों से नहीं जुड़ा हुआ होगा, उनकी कटौती कर दीजिए। रटंत विद्या को हतोत्साहित कीजिए, बढ़ावा ना दीजिए। आप मारेंगे डी नंबर, बट सी के साथ जाइए दोस्त। विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण कौन सा है? एनालिटिकल, एनालिसिस करने वाला।
तो ऐसा विकल्प चुनिए जिसमें कि अलग-अलग बच्चे समावेशी कक्षा में और अलग-अलग उत्तर प्रस्तुत करें, जो रटंत विद्या पर आधारित न हो। जैसे अभिसारी चिंतन रट्टा मार, ये देखिए, अधिकार अधिनियम कब हुआ? 2009 में। रटंत विद्या गलत। महिला और पुरुष के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तार्कीकरण कर सकते हैं, यानी अपना अपना विचार प्रस्तुत कीजिएगा। ले भाई, उसके जन्म कब हुआ? रटंत विद्या एकमात्र उत्तर। अभिसारी चिंतन, संज्ञानात्मक चरण के विकास चरणों को प्रकट कीजिए, नाम लिखिए। तो 4 गो चरण बच्चा याद करके जाएगा। याद किसमें नहीं करना पड़ेगा, यानी अपसारी चिंतन खुले अंत वाला, समीक्षात्मक, आलोचनात्मक, विवेचनात्मक, क्रिटिकल एनालिसिस, खुले अंत वाले, मुक्त सिरे वाला, अपूर्वाग्रहित, अवतलीय चिंतन, विश्लेषणात्मक चिंतन। क्या पूछ रहा है? विश्लेषण को बढ़ावा देने वाला प्रश्न कौन सा है? बी नंबर। अलग अलग बच्चों का अलग अलग दृष्टिकोण। आइए, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जा रहा है। फॉर कहा जा रहा है ना, बेहतरीन है। कहता है सीखने सिखाने से पहले, के दौरान व बाद में मूल्यांकन। पहले सही है, स्वमूल्यांकन, खुद से बच्चा जांच पड़ताल, औपचारिक व अनौपचारिक पद्धतियों का प्रयोग। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार की पद्धति का प्रयोग करेगा। सही है। सीखने के लिए जैसे प्री फॉर्मेटिव टाइप का असेसमेंट होता है, रचनात्मक, जो कि पहले, सीखने के दौरान या पहले करते हैं प्रयोग। विद्यार्थियों व शैक्षणिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया, शैक्षणिक प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देना। तो शैक्षणिक प्रक्रिया पर सीखने के दौरान प्रतिक्रिया देते हैं ना, बिल्कुल 4 भी सही हो जाएगा। 3, 4, 3, 4 और 1 नंबर सीखने सिखाने के पहले। ये देखिए विकल्प ही जो है ना कहा जाती है, प्रश्न ही बकलोल वाला पूछ लिया गया है। मतलब प्रश्न के विकल्प जो है ना लुसलुसुआ वाला दे दिया है। मेरे अनुसार यदि मानिए 3, 4 और आप स्वमूल्यांकन को भी ले लें फॉर्मेटिव असेसमेंट में, फॉर्मेटिव में मतलब रचना होगी ज्ञान की। आप 4 और 3 को सही मानेंगे। 4, 3 किस में है? ये देखिए 4, 3 और 4, 3 इसमें, ये यहाँ पे छूट गया है आपका, ये 3 है, ये 3 है। तो अभिप्राय ये है कि बेहतर टाइप का आकलन कौन होगा, यहाँ पर अलग मीनिंग निकालेंगे। क्योंकि फॉर्मेटिव टाइप का असेसमेंट FA जो होता है उसमें बच्चा का पहले, दौरान, ड्यूरिंग भी करते हैं और बाद में भी दिया जा रहा है। तो मरता क्या ना करता, बाद में भी ले लीजिए इसको आप विकल्प के आधार पर, सेल्फ असेसमेंट। बट हमने बताया है कि होता क्या है फॉर लर्निंग में और ऑफ लर्निंग में क्या होता है। यहाँ पर डी नंबर उत्तर लेंगे। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में किसे बढ़ावा देता है? तो सबका सम्मान करना, सबकी योग्यता, क्षमता, रूप, रंग अलग अलग की होती है और सबकी आवश्यकताओं को देखना, सम्मान देना। पृथक्करण गलत। अभाव, विद्यार्थी में अभाव का दृष्टिकोण यानी निगेटिव रूप में देखना नहीं होगा। दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, दिव्यांगता के लिए हॉस्पिटल भेज दीजिए बच्चे को। व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक असमानता, व्यक्तिक मतभेद, यानी अलग अलग रूप, रंग, व्यवहार का बच्चा होता है समावेशी कक्षा में। तो आप कैसे बढ़ावा देंगे? किसको बढ़ावा देता है? तो रिस्पेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को, फ्रांसिस गाल्टन ने जो दिया। 3 नंबर। 17, निम्नलिखित में कौन सा किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल, ये देखिए सामाजिक संचार आ गया ना, आज भी हमने कक्षा में बताया हुआ है। ऑटिज्म होता है, सामाजिक संचार यानी एक दूसरे से संप्रेषण करने में दिक्कत होती है, अपनी बातों को रखने में दिक्कत होती है। स्वलीनता, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पे।
निम्नलिखित में कौन सा लेखन वैफल्य, लेखन वैफल्य क्या होता है? डिस्ग्राफिया वाले विद्यार्थी को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा, तो लिखने में बच्चे को समस्या हो रही है। 1 नंबर, मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना, यही देखिए, यही तो बाधा है। बच्चे को लिखने में ही समस्या और आप लिखित कार्य को अनिवार्य महत्वपूर्ण कहिएगा, गलत हुआ। नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, बच्चे को लिखने में दिक्कत है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा रहा है ताकि वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि लेखन वैफल्य है तो लिखना को छोड़ ही दीजिएगा। यहाँ कह रहा है अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए गलत। और जांच लेने के लिए किताब पढ़वाइए भाई, वाइवा टेस्ट लीजिए, एक्सटर्नल वगैरह जो आते हैं, इंटरव्यू टेस्ट, खेल कूद गतिविधि, ऐसे भी मूल्यांकन करना चाहिए। केवल लिखित अनिवार्य गलत, यही बाधा उत्पन्न करेगा। विचार साझा करने के लिए एक दूसरे से बोलेगा बच्चा, एक दूसरे से सीखेगा, सही है। कक्षा की नोट्स की टाइप की हुई प्रतियां उपलब्ध करवाना, कक्षा की नोट्स की टाइप, देखिए अब इसको भी सही है आपको मानना है, क्योंकि 1 नंबर दमदार गलत है और सबसे बड़ा बाधा यही होगा। अच्छा, कक्षा की टाइप की हुई नोट्स की प्रतियां उपलब्ध करवाएंगे, बच्चा खुद से तो नहीं लिख रहा है ना, उपलब्ध करवाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा, पढ़ने में बाधा तो नहीं है बच्चे को, सही हुआ। कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, लैपटॉप आदि देखने में बच्चा प्रयोग करेगा, कॉन्सेप्ट को सीखेगा देख करके, सही है। 1 नंबर बाधा गलत। उन विद्यार्थियों का सफल समावेशन जिन्हें श्रवण बाधिता है, देखिए आज भी बताया, सुनने में प्रॉब्लम है तो देखने वाली वस्तु लागू कीजिए, देखने वाली वस्तु, छू सकने वाली वस्तु। जैसे हमने बताया था, वैक 3 प्रकार के बच्चे मिलेंगे, विजुअल यानी देख करके चीजें सीखेंगे, ऑडिटरी सुन करके चीजों को सीखेंगे, काइनेस्थेटिक या टैक्टाइल जैसे लोकोमोटर होता है, गति संवेदी चीजों को छू करके सीखना, गतिविधि एक्टिविटी करके सीखने वाले। तो यहाँ पर ऑडिटरी वाला प्रॉब्लम है, तो बच्चे को सांकेतिक भाषा के प्रयोग को हतोत्साहित करना, सांकेतिक भाषा को हतोत्साहित, यार संकेत को देख तो सकता है बच्चा, बढ़ावा दीजिएगा ना, गलत। व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग, मौखिक रूप से स्पष्ट कीजिएगा, बच्चे को तो सुनने में प्रॉब्लम है, बच्चे को तो सुनने में प्रॉब्लम है, तो मुंह से शिक्षक ने बोला तो सुन थोड़े पाएगा, सुनने में क्योंकि दिक्कत हो रही है। व्याख्यान के ऑडियो टेप, फिर ऑडियो टेप, फिर श्रवण में प्रॉब्लम है तो कैसे होगा। गैर मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग करना, गैर मौखिक अभिव्यक्ति मतलब सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, मुंह से नहीं बोलना। गैर मौखिक, तो गैर मौखिक में क्या क्या आ गया, पिक्चर आ गया, तस्वीरों के माध्यम से, सांकेतिक भाषा यानी हाथों का इशारा, संकेत, लर्निंग बाय डूइंग करवा करके, मूर्त वस्तु का सामने प्रकट करके, हुआ गैर मौखिक में डी नंबर सही। बच्चा देख तो सकता है ना दोस्त, थोड़ा चिंतन करें, बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी प्रकार आपसे पूछ देता है दृष्टि बाधित, आंख से प्रॉब्लम है, तो उससे सुनने वाला प्रॉब्लम करवाइए, टीएलएम मटेरियल। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी, अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थी के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति यानी कि पॉजिटिव वाला कौन सा है। तो श्रवण वाला लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन, श्रवणात्मक बच्चा कैसा है, ऑडिटरी यानी सुन करके सीखता है, अभी बताया ना, VAK ऑडिटरी बच्चा है, बच्चा सुनने पर ज्यादा विश्वास करके सीखता है, तो लिखित बोल रहा है, ये तो देख करके लिखना होता है ना, इसीलिए नहीं है सही युग्म। दृश्यात्मक बच्चा कैसा है, विजुअल, आज ही हमने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन में। दृश्यात्मक तो मुख्य रूप से व्याख्यान, व्याख्यान सुनना हुआ ना, व्याख्यान कोई बोलेगा लेक्चर तो बच्चा उसे सुनेगा, तो सुनने को बढ़ावा नहीं, विजुअल देखने को बढ़ावा देना चाहिए, गलत हो गया। गति संवेदी कैसा, काइनेस्थेटिक बोले तो टैक्टाइल बच्चा, लोकोमोटर, तो निष्क्रिय सुनने की अपेक्षा करें, यार छू सकने वाली वस्तुएं ना, मूर्त वस्तु न दीजिए, निष्क्रिय सुनना, सुनने में निष्क्रिय होने की अपेक्षा करें, यानी सुनने में निष्क्रिय हो जाएगा, गति संवेदी में निष्क्रिय थोड़े हो जाएगा, सक्रियता आएगी ना, किस चीज में, करके सीखने में,
लर्निंग बाय डूइंग। स्पर्शनीय यानी टेक्टाइल, जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेस्थेटिक बालक भी कहते हैं। गति संवेदी, अधिगम के लिए हाथों के द्वारा करके अनुभव आ गया ना दोस्त, मुझे बताइए, हमने बताया है ना क्लास में, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। कितना बेहतरीन पढ़ाया हुआ है, हमारे कॉन्सेप्ट को देखिए जरा सा। हाँ, जो पढ़े हुए हैं आज तो एकदम एब्सेंट नहीं किए हैं, वो तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को एकदम तुरंत लगा दिए होंगे कि ये वाला मैचिंग सही है। स्पर्शनीय है, गति संवेदी यानी कि गति करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना। 4 नंबर बेहतरीन मैचिंग है और यही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कथन क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? फल और सब्जी बेचने वाले बच्चे अपने साथियों की तुलना में संख्याओं का योग करना जल्दी सीखते हैं। क्यों? समाज से, संस्कृति से, दुकान पे बैठते होंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी में उनका ये खूब प्रयोग होता है। यानी सीखना सामाजिक संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, संदर्भगत होता है। सही है ना? जो जो काम एक्टिविटी ज्यादा करेगा, फल सब्जी बेचने वाला बच्चा, तो जोड़ तंगर में ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना। सीखना स्कूल के बाहर नहीं हो सकता। कहता स्कूले में खाली होता है, मारिए गिरा पड़ा करके। असंदर्भित नहीं, संदर्भित सही होता है। केंद्रीकृत, क्या? पाठ्यचर्या केंद्रीकृत यानी किताबी दुनिया से, पढ़ाई की दुनिया से जोड़ करके। संस्कृति, समाज से जुड़ा हुआ। 1 नंबर। असर्शन दिया गया है, क्या है असर्शन में? स्टेटमेंट कोई सा दे दिया, अब रीजन देखना है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। आइए, एक शिक्षिका को बच्चों की कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हाँ, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए ना, गलत हो गया। बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं है, बल्ले ज्ञान का सृजन करने में सक्षम होते हैं, कहते हैं प्याजे, है ना। और ग्राह्यशील तरीके से सबसे बेहतर सीखते हैं। बोले तो रिसेप्शन यानी कि ग्रहणशीलता, ज्ञान को ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ उत्पाद भी तो करते हैं, बोलते भी तो हैं, लिखते भी तो हैं। केवल ग्रहणशीलता के तरीके से बेहतर सीखते हैं, ये कहना गलत होगा। और नहीं, आपने देखा ना दोस्त, सृजन करने में सक्षम नहीं, काटिए ना, डी नंबर दीजिए, दोनों गलत। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थी की सांस्कृतिक विविधता अर्थात व्यक्तिक मतभेद यानी व्यक्तिक विभिन्नता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो सफलता के रूप में, संसाधन के रूप में, पॉजिटिव नजरिए के रूप में देखना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में बाधा नहीं, कमी नहीं, अप्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक सही होता है। गुण जिन्हें बढ़ावा देना है, पॉजिटिव एकमात्र विकल्प, पॉजिटिव चुनिए। कभी भी बाधा, रुकावट, त्रुटि के रूप में नहीं देखना है व्यक्तिगत विभिन्नता को। विद्यार्थी अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल और प्रभावशाली, इफेक्टिव ढंग से सीखते हैं। कब सीखते हैं? जब वो रचनावादी होंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म होंगे, ज्ञान की रचना करेंगे लर्निंग बाय डूइंग करते हुए। व्यवहारवादी क्यों नहीं होगा? व्यवहारवादी तो जैसे कि आपके वॉटसन, जेबी वॉटसन है व्यवहारवादी के जनक, खाली बर्तन बताते हैं व्यवहारवादी बच्चों को। स्किनर, अल्बर्ट कुर्ट लेविन, थॉर्नडाइक महोदय, पावलाव, ये सब बच्चों को ना एक रीता बर्तन कहते हैं, रीते बर्तन यानी खाली बर्तन। जबकि विद्यालय आने से पहले बच्चों का अपना अनुभव होता है। तो रचना करना, ज्ञान का रचना लर्निंग बाय डूइंग करते हुए, दृष्टिकोण कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत कौन कौन? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग आते हैं ना। आइए, कहता है अधिगम और चिंतन, लर्निंग, आज ही तो यह चैप्टर पढ़ाया है हमने कि लर्निंग और चिंतन अर्थात थिंकिंग सुसाधित करेगी, अपनाएगी कौन सी स्थिति? पॉजिटिव चुन लीजिए ना, दमदार वाला। ऐसी परिस्थितियां जहां विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता, गलत, सक्रिय बनाइए। चर्चा में भागीदारी को हतोत्साहित, चर्चा करवाना चाहिए ना। अंतःक्रिया हतोत्साहित कह रहा है, निगेटिव। सीखने पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबंधित यानी विद्यार्थी को अपने स्वयं सीखने पर नियंत्रण को प्रतिबंधित यानी स्व आकलन, स्व सीखना को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, प्रतिबंधित कर दीजिए, हतोत्साहित कर दीजिए, यह भी निगेटिव।
व्यवहारिक गतिविधियां प्रदान करना, बिल्कुल सही। यानी बाहरी दुनिया की गतिविधि प्रदान करना, बाहरी दुनिया से जोड़ते हुए एक्टिविटी करवाना, सही। 4 नंबर। विद्यार्थी में वैकल्पिक धारणाएं अर्थात अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट उनके सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव से बिल्कुल संबंधित नहीं है, समाज से संस्कृति से नहीं जुड़ा हुआ है, गलत ना। दिखाती है कि विद्यार्थी में अर्थ बनाने की क्षमता जन्मजात क्षमता होती है। अर्थ उत्पन्न करने की क्षमता क्या होती है? जन्मजातः अस्ति, सही है। बच्चा देखिए, वैकल्पिक को समझिए। अलग अलग बच्चा समावेशी कक्षा में, और अलग अलग ऑप्शनल, कहा जाए तो अलग अलग अल्टरनेटिव, सबकी अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज से किसी भी वाक्य का अलग अलग अर्थ बना लेते हैं बच्चे, तो जन्मजात क्षमता होती है, सही तो बात है। यानी अलग अलग बच्चा, विविध बच्चा, और विविध विविध कॉन्सेप्ट, बहुविविधता को लीजिएगा ना। और बच्चा क्या जन्मजात क्षमता नहीं होती है अर्थ का निर्माण करने में? बाकी विकल्प देखिए ना, गलत है। अनदेखा कर उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए, एकदम डराइए धमकाइए मारिए पीटिए निकाल दीजिए भैया दीजिए क्लास से। शिक्षकों को कम बौद्धिक क्षमता वाले विद्यार्थी की पहचान करने में मदद, कम बौद्धिक और जो ज्यादा जानता है। यार समानता होनी चाहिए ना शिक्षा में, सभी के लिए गतिविधि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल कम जो जानता है उनको चिन्हित कर लीजिए, तब तो आप भेदभाव कर रहे हैं, अलगाव पैदा कर रहे हैं। 27 निम्नलिखित में कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा, नेगेटिव ढूंढिए कि बच्चा जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तार्किक चिंतन करने में किस विकल्प से असक्षम होगा? समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व अर्थात विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मूर्त वस्तु को देखेगा, टीएलएम मटेरियल को देखेगा, जिसे मानचित्र, ग्लोब आदि का प्रतिनिधित्व करना, दृश्य वाली वस्तु का प्रतिनिधित्व, समस्या का दृश्य प्रतिनिधित्व, यानी देख के सॉल्व करो, सही है। यहां गलत पूछ रहा है बाधा। कार्यात्मक स्थिरता, कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान देना, यही तो गलत है। एक ही तरीके से क्रियाकलाप कार्य करना, फिक्स्डनेस, अंग्रेजी में भी देखिए ना, गलत है और यही बाधा उत्पन्न करेगा। समस्या समाधान में अपसारी चिंतन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्थिरता है बच्चे में, फिक्स्डनेस है, एक ही तरीके से फंक्शन यानी क्रियाविधि कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। उपमाओं का प्रयोग अर्थात उपमा बोले तो एनालॉजिकल, यानी कि उपमा किसको कहते हैं? एक जैसी चीजों की उपमा देना। तो उपमा जैसे आइडेंटिकल वस्तु, कोई सिमिलर वस्तु जैसे पृथ्वी, तो उसका जैसा उपमा ग्लोब, टीएलएम मटेरियल का प्रयोग करके सिखाते हैं। भारत का नक्शा, मानचित्र का प्रयोग करवाते हैं। यदि बच्चे को पढ़ा रहे हैं वृत्त, तो बच्चे को वृत्त वाली वस्तुओं को, प्लास्टिक का तरह तरह के मटेरियल, 10 ग्राम वगैरह होता है ना, तो 10 ग्राम का प्रयोग करवा करके बच्चे को मूर्त वस्तु दिखा रहे हैं। वैसी उपमा का प्रयोग करवाते हैं। उपमा अलंकार जान रहे हैं ना, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जोड़ना, उपमा अलंकार। तो एक वस्तु का कॉन्सेप्ट दूसरे वस्तु के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़िएगा कि नहीं, प्रयोग कीजिएगा कि नहीं। उम्मीद करता हूं अब समझ गए होंगे। तो यह भी सही है। समस्याओं को भागों में तोड़ना, यानी खंड खंड में तोड़ करके चंकिंग करना, समूहीकरण करना, खंड खंड में तोड़ के सिखाना, विश्लेषण विधि। और सही है। गलत क्या है आपका? बी नंबर, बी उत्तर। देखें 28 नंबर कहता है अपनी सोच पर विचार करने, अपनी सोच पर विचार करने, यानी कि संज्ञान पर भी विचार करना, तो महासंज्ञान का भाग होगा। ये तो रटा रटाया हो गया होगा अब तो आप लोग का। और अधिगम की प्रक्रिया को स्वनियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक है। चलिए दोस्त, ये आप समझ चुके हैं। मेटाकॉग्निशन का शाब्दिक अर्थ होता है अनुभूति के भी ऊपर, यानी अपनी सोच के भी ऊपर, मतलब अनौपचारिक तरीके से भी बच्चा सीख सकेगा बाहरी दुनिया से। फ्लेवेल ने
फ्लेवेल महोदय ने मेटाकॉग्निशन को अनुभूतियों के नियंत्रण के बारे में ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। फ्लेवेल ने मेटाकॉग्निशन मेटाकॉग्निशन सोच विचार की प्रक्रिया का एक ऐसा संदर्भ होता है जिसमें समस्या समाधान, तर्क वितर्क, काल्पनिक चिंतन, कल्पनापरक चिंतन, इमेजिनेशन, सक्रियता के साथ हम संज्ञान को नियंत्रण करते हैं, योजना भी बनाते हैं, समझ विकसित करते हैं, यानी उच्च संज्ञान, महासंज्ञान, अधिसंज्ञान। मेटाकॉग्निशन यानी कॉग्निशन का भी पप्पा जी, बाप जी। डी नंबर उत्तर। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति बच्चों को रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगी? ये देखिए, बाधा, रुकावट, निगेटिव चुन लिए, चुनिए निगेटिव। नहीं पूछ रहा है आपसे। निपुणता उन्मुखी लक्ष्य यानी मास्टरी ओरिएंटेड गोल का प्रयोग करवाइएगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीख पा रहा है तो उसको दमदारी से बताइएगा, या दमदारी से बच्चा उसको सीखेगा, उस पर महारथता, निपुणता प्राप्त करेगा। मास्टरी ओरिएंटेड गोल। सहयोगी शिक्षण, लोकाचार बनाना, क्या कोलैबोरेटिव लर्निंग करना। सही बात है। लोकाचार यानी जन जन में पहुंचाना, एक दूसरे से सीखना, समझना, क्रिएट करना, तो सहयोगी शिक्षण सही है। शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना, सकारात्मक विद्यार्थी, विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध यानी कि अंतःक्रिया करवाना, सक्रिय भागीदारिता निभाना दोनों की, और पॉजिटिव कह रहा है, सकारात्मक, तो ये सही है। विद्यार्थी में क्षमता को अस्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करना। क्षमता अस्थायी होती है क्या? एबिलिटी या बुद्धि अस्थायी होती है क्या? मुझे बताइए। जैसा सीखते जाएंगे जीवन में वैसा 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 बदलते जाएगा। क्षमताएं, एबिलिटी भी, कार्यकुशलता बदलती जाएगी। अस्थायी सही होगा, अस्थिर, अस्थिर, अनिश्चित। जिसमें स्थिर दे दे, निश्चित दे दे, वो समझिए गलत है। जैसे अभी आपकी एबिलिटी, क्षमता जो है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखने की है। एक किताब पढ़ रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, कल के दिन में 5 साल 10 साल बाद तो सीख पाइएगा। बुद्धि बदलेगी, क्षमता बदलेगी। तो आप अस्थाई देखने में प्रोत्साहित कीजिएगा, हतोत्साहित करना चाहिए। ये आपका गलत है, यहाँ सहायक नहीं होगा। तो अस्थाई रूप से देखने में, प्रमोटिंग एंटाइटी व्यू ऑफ एबिलिटी इन स्टूडेंट। एंटाइटी यानी फिक्स्ड टाइप का, डिफिनिट टाइप का, स्थिर, अस्थाई, और यही गलत, यही उत्तर नहीं पूछ रहा है। डी नंबर। नेक्स्ट एंड लास्ट, परीक्षा की चिंता, दुश्चिंता वगैरह, एंग्जाइटी ऑफ एग्जाम, एग्जाम का डर होता है ना, परीक्षा की चिंता, और असफलता का डर। तो आइए निगेटिव चुनिए। डर क्या पैदा करेगा? सीखने को कोई प्रभाव नहीं डालेगा। प्रभाव नहीं डालता है महाराज, सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। प्रभाव डालता है, प्रभावी सीखने को सुसाधित करते हैं, बढ़ावा देते हैं प्रभावी सीखने को। ये देखिए, असफलता का डर, गलत बात। सीखने पर, ये भी गलत, ये भी गलत। सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल सही है, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। सी नंबर, विद्यार्थी को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करेगा। डर भला आंतरिक रूप से प्रेरित करेगा, ये तो डिमोटिवेट करेगा, यह भी गलत। सही क्या हुआ? सी नंबर। दोस्त, दमदार लगी हमारी व्याख्या? नहीं लगा? मत कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।